कक्षा 12वीं में लेखा शास्त्र विषय लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपने प्रश्न बैंक को हल कर लिया होगा और साथ में प्रश्न बैंक के अलावा और भी जो आपके लेखा शास्त्र में सवाल है उनको आप हल कर कर देख रहे होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल हम हल करेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और परीक्षा में यदि वे आ जाते हैं तो हम उनको सही भी कर पाएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्न बैंक में दिए गए प्राप्ति भुगतान खाते और आयव्यय खाते के बारे में बात कर रहे हैं। आपके प्रश्न बैंक में दो सवाल दिए हैं, एक आयव्यय खाते का, एक प्राप्ति भुगतान खाते का। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उसको समझते हैं कि किस प्रकार से उनको बनाया जाता है। ये विद्यार्थियों रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया गया है। आपके पर प्रश्न बैंक होगा, उस प्रश्न बैंक को आप खोल लीजिए और साथ साथ देखते जाइए कि किस प्रकार से सवाल को हल करना है। विद्यार्थियों, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का हेडिंग लिखा है और हेडिंग के साथ में नीचे ये भी लिखा है कि वह कब बनाया जाना है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को बनाना है। प्राप्ति भुगतान खाते में दो साइड होती है, एक रिसिप्ट साइड, एक पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में प्रारंभिक शेष लिखा है 880 रुपये, ये आपके सवाल में दिया है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक शेष हमेशा रिसिप्ट साइड में ही लिखते हैं। इसके पश्चात आपके सवाल में दिया है प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस, इसको लिखा है 860 रुपये। रेंट रिसीव्ड 1050 रुपये। कर चुकाया है तो पेमेंट किया है तो पेमेंट की तरफ लिखा है बाय टैक्स 100 रुपये। ऑनरेरियम है सेक्रेटरी का, ये चुकाया है 500 रुपये। स्टेशनरी पर खर्च हुआ है 70 रुपये बाय स्टेशनरी। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम दी है 60 रुपये। चंदा, विद्यार्थियों जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है उनको चंदे से इनकम होती है, तो हमने रिसिप्ट साइड में लिखा है टू सब्सक्रिप्शन 7,520 रुपये। डोनेशन से इनकम होती है 1,600 रुपये। बिजली वे चुकाया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेमेंट की तरफ लिखा है 680 रुपये। सैलरी चुकाई है 4300 रुपये लिखा है भुगतान में। विनियोग से आय इनकम है, इनकम की रिसिप्ट की तरफ लिखा है टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 590 रुपये। और पेटी एक्सपेंसेस लिखा है पेमेंट की तरफ 180 रुपये। और इस प्रकार से हमने रिसिप्ट साइड का टोटल लगाया और उसमें से एक्सपेंडिचर का टोटल जब हम घटाएंगे, पेमेंट का टोटल घटाएंगे, तो हमारा बैलेंस निकल कर आ जाएगा 6,610 रुपये। विद्यार्थियों, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का लेखा करते हैं, समायोजन का लेखा इसमें नहीं करते हैं और इसमें समस्त पूंजीगत और आगमगत का लेखा भी किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सभी आइटम का लेखा इसमें कर दिया गया है। अगले सवाल की बात करते हैं। आपके प्रश्न बैंक में दिया है सवाल नंबर 7, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। देखिए किस प्रकार से कॉलम बनाए गए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसमें भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट क्रेडिट। और डेबिट पक्ष जो होता है वो एक्सपेंडिचर का कहलाता है और क्रेडिट पक्ष जो होता है वो इनकम का कहलाता है। विद्यार्थियों, आपका जो सवाल आप देख रहे हैं, इस सवाल में नीचे एक समायोजन दिया है, आपने खोल लिया होगा प्रश्न बैंक। समिति के पास 1,000 रुपये वाले 10.4% ऋण पत्र है। वर्ष के अंत में किराए के 80 रुपये और छपाई के 95 रुपये अद्वितीय एडजस्टमेंट दिए हैं। जब हम आयव्यय खाता बनाएंगे तो बनाते समय इन एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखना है।
आय व्यय खाते में आगमगत मदों को लिखा जाता है और साथ ही ऐसे मदों को लिखा जाता है जिनका संबंध चालू वर्ष से होता है, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में नियम अलग था। आइए जानते हैं कैसे इस सवाल को किया है। सबसे पहली मद जो दी है वो दी है प्राप्त चंदा, इनकम की तरफ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, 1100 रुपये दिया है। फिर दिया है विनियोग से आय 380 रुपये, इसमें समायोजन है। इसमें लिखा है नीचे कि समिति के पास 1000 रुपये वाले 4% ऋण पत्र, ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है समिति ने। तो हम इसका कैलकुलेशन देखते, नीचे हमने किया है कि 1000 जो रुपए वाले ऋण पत्र है 10, उसको 10 से गुणा किया तो 10,000 हो गया और इसको 4% यदि ब्याज की दर है तो 400 रुपये ब्याज बनता है, जबकि हमको सवाल में विनियोग से ब्याज 380 रुपये दिया है, 20 रुपया ब्याज अप्राप्त है। तो इस अप्राप्त ब्याज का हम समायोजन करेंगे। तो हम वापिस चलते ऊपर सवाल में, हमने लिखा है क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 380 और आउटस्टैंडिंग जो ब्याज आया हमारा 20 रुपये, कुल मिला के 400 रुपये हो गए। फिर भाषण से आई हुई है इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, इसमें कोई समायोजन नहीं है, 2320 रुपये। किराया दिया, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर की तरफ लिखा टू रेंट, इसमें समायोजन है 80 रुपये अदत्त हैं, जो अदत्त होंगे उनको हम जोड़ देंगे, तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट को जोड़ दिया 80 रुपये। फिर फुटकर वे दे रखे हैं, रिटेल एक्सपेंसेस लिख दिया, इसमें कोई समायोजन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के वे दे रखे हैं 210 रुपये, इसको लिख दिया। टू प्रिंटिंग, इसमें एडजस्टमेंट है, 80 रुपये किराए के और 95 रुपये छपाई के अदत्त थे, तो ये आउटस्टैंडिंग को हमने इसमें प्लस कर दिया, कुल 220 रुपये हो गए। इसके बाद कोई आइटम बचा नहीं है और समायोजन भी सब हो गए। तो हमको इसका आंसर ज्ञात करना है। तो आंसर ज्ञात करने का जो तरीका है वो ये है कि जिस पक्ष का योग ज़्यादा होता है उधर का पहले लगाते हैं। तो हम इस सवाल में देख रहे हैं कि हमारी इनकम पक्ष का योग ज़्यादा था, तो हमने उसका योग लगा दिया, 3820 रुपये आए। इसमें से एक्सपेंडिचर का जो योग है वो घटा दिया, इनकम में से एक्सपेंडिचर का योग घटा दिया, तो हमका जो उत्तर आया वो आया है 3000 रुपये। अब विद्यार्थी इसको समझना है कि 3000 रुपये क्या है। अभी हमने उत्तर लिखा है डेबिट में टू सरप्लस आधिक्य 3000 रुपये। इसको यूं भी कहते हैं कि टू एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, आय का व्यय पर आधिक्य। चूंकि आय का योग ज़्यादा था और व्यय का योग कम था, तो इसको कहते हैं आय का व्यय पर आधिक्य, और शार्ट में यदि कहेंगे तो कहेंगे सरप्लस। तो ये विद्यार्थियों 2 सवाल थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के सवालों की चर्चा इसी प्रकार से करेंगे, जिससे कि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। अपने मित्रों को भी बताएं, उनको भी इसका लाभ दिलवाएं, क्योंकि परीक्षा में जब आप सवाल समझ कर जाएंगे तो सही कर पाएंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।